हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखो, आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं अपने कूलम्स लॉ को, क्योंकि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलमोस्ट अपने सारे फंडामेंटल्स क्लियर कर लिए हैं। तो सारे फंडामेंटल्स को क्लियर करने के बाद अब हम लोग बिल्कुल अपने कूलम्स लॉ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जो कि बेसिकली आपका ऐसा समझ सकते हो कि चैप्टर्स का जो मेन स्टार्ट है वो यहीं से होता है आपका। तो कूलम्स लॉ बेसिकली मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर्स में कि क्या बताया था इसने। पहले लेक्चर हमने देखा था कि चार्ज की प्रॉपर्टी की लाइक चार्जेस जो होते हैं, जो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है। और जो अनलाइक चार्जेस है, जो कि जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए, तो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो अब चार्ज चाहे दूसरे को अट्रैक्ट करे या फिर रिपल करे, वहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो असल में कितनी क्वांटिटी की है, वो फोर्स का अमाउंट क्या है, वो फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कूलम्स लॉ के जरिए हम यही पता चलता है। कूलम्स साहब ने हमें यही बताया था कि भाई दो चार्ज के बीच में जो भी फोर्स है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर वो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, वो आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, वो क्या पैरामीटर्स है जिसकी वजह से ये फोर्स आपका ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, उसके बारे में ही कूलम्स लॉ ने बताया था। तो ये बिना किसी इंतजार के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। अभी तक अगर कॉपी कलम नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए, ऊपर लिखिए कूलम्स लॉ हेडिंग लगाइए। यहाँ पर मैंने लॉ का पूरा स्टेटमेंट लिख रखा है, इसको समझ लेते हैं। आप चाहे तो इसको पहले उतार सकते हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका सिंपल स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ भाई, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम to the square of the distance between them. It acts along the line joining the two charges considered to be point charges. अब अगर किसी को डायरेक्टली रिलेशन इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, वेरिएशन के बारे में नॉलेज नहीं, तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है पहले उसको जाके सीखिए। आप डायरेक्ट बुक से पढ़ सकते हैं, चाहे तो मैंने ऑलरेडी उस पर लेक्चर्स बना रखा है, थोड़ा लेक्चर पुराना है, आप चाहे तो उसको प्रीफर कर सकते हैं। उसमें मैंने इन डिटेल समझा रखा है डायरेक्ट वेरिएशन को, इनडायरेक्ट वेरिएशन को। यहाँ पर शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। प्लीज़ उसको जरूर चेकआउट करें, क्योंकि यहाँ से जो ये कहानी शुरू होगी ना, पूरे फिजिक्स में आपको वेरिएशन का यूज़ होगा हर जगह पर। तो मेक श्योर कि वो कंसेप्ट आपको ज़रूर आ रहे हो। नहीं आ रहे हैं, सीखिए, मेरे लेक्चर से सीखिए या फिर किताब से पढ़ के सीखिए, बट आपको वो आना ज़रूर चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी में। आगे हम लोग तो 2 पॉइंट चार्जेस मानते हैं। हम लोग मान लो कि 2 पॉइंट चार्जेस, हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं करते अभी। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस, एक छोटा सा Q, एक छोटा सा ये भी Q, इसको बोल दो Q1, इसको बोल दो Q2। पॉइंट चार्जेस है, नाम दे दिया हमने। इनके बीच का डिस्टेंस मान लो R। अब रखा है तो कुछ डिस्टेंस में तो रखा ही होगा हमने, सिंपल सा बात है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स है आपका, मान लो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यहाँ में रिपल्सन है अट्रैक्शन नहीं पता, बट जो भी फोर्स है वो फोर्स कितना होगा, कूलम्स ने ये बताया कि इनके बीच में जो भी फोर्स है भाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का, यानी कि Q1 Q2 दोनों का प्रोडक्ट ले लो। मतलब इन दोनों चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड, यानी कि जितना जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब वही, जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा ये होगा। तो इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा आएगा, इन द सेंस क्वांटिटी जितना मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगी, फोर्स भी उनके बीच में उतना ही ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम लोग आइए डिस्टेंस के साथ, इन्होंने बताया कि भाई ये इन्वर्सली रिलेशन रखता है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स आपका उतना ही कम होता चला जाएगा। ये हम लोग सिंपली रियल लाइफ में भी देखते हैं कि दूरी ज़्यादा बढ़ती है तो फोर्स आपका कम होने लगता है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी रिलेशन उतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा आपका। समझ आ रही है बात? बहुत समझदार हो तुम लोग। आगे देखते हैं। ये सिंपल, अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये आपका स्क्वायर का रिलेट करता है। मतलब अगर डिस्टेंस थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई तो फोर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इंडायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये कम होता है तो वो बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस हम कम करते हैं, मतलब अभी तो डिस्टेंस इतना रखा था, अभी मान लो ये दोनों आदमी को Q1 Q2, इन दोनों को हम लोग पकड़ के थोड़ा ऐसा कर देते हैं, एकदम हाफ डिस्टेंस में ला के रख दिए ना, तो इनके बीच में अभी जो फोर्स होगा ना, इनके बीच में ये जो फोर्स होगा, अभी जो फोर्स है ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भाई ज़्यादा होगा। ये वाला फोर्स जो है इसको मान लो हम लोग F1 नाम दे देते हैं और इस फोर्स को हम लोग नाम दे देते हैं F2। तो इस केस में सिंपली हम बोल सकते हैं कि F2 हमारा F1 से ज़्यादा होगा। खैर कंसेप्ट समझ में आया ना, डिटेल में भी जाना नहीं। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं। कंबाइनली हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन बनेगा बाय जॉइंट वेरिएशन। ये भी मैंने अपने लेक्चर में बता रखा है, ये हमने किया बाय जॉइंट वेरिएशन। ठीक है, सिंपल है। बाय जॉइंट सिंपल में करते एक ही वेरिएबल का रिलेशन निकाल, तो फोर्स डायरेक्टली रिलेशन क्या आता है, डिवाइड, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। राइट साइड में जो भी चीज़ होता है जॉइंट वेरिएशन उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन आना है हमारे पास। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से फ़िलहाल हटाते हैं।
इसको इधर लाते हैं इस लाइन को। तो अब इस वेरिएशन का साइन हमारा यहाँ से हटेगा, इसकी जगह पर एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हम देंगे यहाँ पर के। देखो बहुत जगह पे आपको बीटा भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में के प्रीफर किया जाता है और मेरे को भी के लिखने में अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर के लिखता हूँ। तो इस के को हम लोग नाम देते हैं कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कूलम्स कांस्टेंट, या फिर कूलम्स कांस्टेंट बोल लो, कूलम्स लॉ कांस्टेंट बोल लो, फोर्स कांस्टेंट, बहुत सारे नाम है इसके। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी इसका नाम है। कूलम्स कांस्टेंट तो हो ही गया, या सिंपली इसको हम लोग, अगर हम लोग मैथ्स में यहाँ पे देते हैं ना, वेरिएशन का साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं, मैथ्स में उसको बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन या फिर वेरिएशन कांस्टेंट। यहाँ पर हम लोग उसको फिजिक्स में उसी सेम चीज़ को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, ठीक है। और फिलहाल ये कूलम्स लॉ में यूज़ हुआ, इसलिए इसका प्रीफर हम लोग मेन नाम करेंगे कूलम्स कांस्टेंट। तो ये आपका फोर्स का एक्सप्रेशन है, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपको सिंपली याद रखना है, कूलम्स लॉ का ये एक्सप्रेशन आता है, बस इसको उतार लीजिए, इतना ही कूलम्स लॉ में। इस पर न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में है नहीं, अगर होता तो मैं आपको कराता तो बड़ा मज़ा भी आता आपको, ठीक है। ये बात है, फ़िलहाल तो नहीं है भाई, जब नहीं है तो उतना दिमाग माथा दर्द करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देते हैं, जो रिलेशन हमने निकाला, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ Q1 Q2 का, ये तब पॉसिबल है जब R हमारा कांस्टेंट हो। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लेना इसमें व्हेन R इज़ कांस्टेंट, और ये रिलेशन तब आएगा व्हेन Q1 एंड Q2 कांस्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस कांस्टेंट होना चाहिए, इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि एक वाला क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा तभी दूसरे के पीछे 3 वेरिएबल्स है ना। जैसे कि अगर रेस कराना है आपको, तो वहाँ पर आपको या तो टाइम फिक्स करना होगा, जैसे हम लोग 10 बंदे दौड़ रहे हैं, उसको बोल दिया 100 मीटर आपको दौड़ जाना, वहाँ पे टाइम का कोई डिस्टेंस हमें फिक्स कर, जो पहले दौड़ जाए, ठीक है। या फिर अगर डिस्टेंस आपका फिक्स नहीं है तो आपको एक टाइम फिक्स करना है कि भाई कौन बंदा है इतने टाइम तक कौन दौड़ सकेगा, मतलब 10 मिनट दौड़ाना है, अब चेक करना आपको 10 मिनट तक कौन कितना दूर दौड़ सकता है, वो उसके ऊपर है, टाइम के ऊपर। तो वहाँ पर टाइम था आपका, इसी हिसाब से यहाँ पे ये कांस्टेंट होगा तब रिलेशन आएगा, ये कांस्टेंट हो तो ये रिलेशन आएगा, उसको हम लोग जीरो वेरिएशन करेंगे तो ये आएगा, देन ये फाइनल एक्सप्रेशन जो आपको याद रखना है। उतार लिया होगा आपने, उम्मीद है कि इतना मेरी बकबक करते वक्त आपने इन सारी चीज़ों को उतार लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा अब क्या करेंगे, जो कूलम्स कांस्टेंट है उसका यूनिट्स वगैरह के साथ खेला करेंगे। अब मिटाते हैं इसको। फिलहाल हमारे पास एक्सप्रेशन है फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग के निकालते हैं तो के का एक्सप्रेशन आएगा एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2, सिंपल है। अब के का अपने को निकालना है यूनिट, तो एसआई या सीजीएस दोनों में यूनिट निकालेंगे हम लोग। एसआई यूनिट पहले हम लोग निकालते हैं, फोर्स हम लोग एसआई में लेते हैं न्यूटन, और एसआई में डिस्टेंस आर तो डिस्टेंस तो किस में लेते हैं, मीटर में, तो सिंपली ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। चार्ज हमारा कूलम होता है तो कूलम नीचे कूलम स्क्वायर हो जाएगा। अगर के का यूनिट में एसआई सिस्टम में लाऊं तो के का यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ये किस में हो गया, एसआई सिस्टम में, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में निकालने की कोशिश करेंगे तो के इज इक्वल टू फोर्स आर स्क्वायर बाई Q1 Q2, ये हमारे पास आ जाएगा। फोर्स हम लोग किस में लेते हैं सीजीएस सिस्टम में, बताओ जल्दी, सीजीएस में किस में लेंगे फोर्स को, सिंपल सा बात है, सीजीएस में हम लोग लेंगे डायन में, डायन होता है, और डिस्टेंस हो गया सेंटीमीटर, और ये नीचे हो गया आपका स्टैट कूलम, ठीक है। तो स्टैट कूलम का भी यहाँ पर स्क्वायर होगा पूरा का, इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ओवरऑल कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर स्टैट कूलम इनवर्स 2, स्टैट कूलम इनवर्स 2। ये जो आया आपका, ये आया सीजीएस सिस्टम में। तो मेनली आपको जो याद रखना है वो एसआई सिस्टम वाला याद रखना है, ये आपका यूज़ होगा। एसआई सिस्टम में कितना वैल्यू है वो भी आपको बताया जाएगा अभी, ठीक है। एसआई सिस्टम में ऐसे जो के का वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹, लिख सकते हो उसको। एसआई सिस्टम में इसका के का वैल्यू, ये तो यूनिट हो गया ना, एसआई सिस्टम में बात करते हैं वैल्यू का, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, ये हो गया। लिखो तब तक मैं ढक्कन उठाता हूँ। देखो इसके बाद अब हम लोग ऐसा देखते हैं, एक छोटा सा टर्म्स आता है जिससे हम बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, और उस टर्म्स का नाम है आपका परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी, ऐसे परमिटिविटी एक ब्रॉड कंसेप्ट है, थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, जो कि इन डिटेल आपका क्लास 12th में आता है, जब वापस से आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर पढ़े होते हैं। मैं आपको बस छोटा सा इसके बारे में कंसेप्ट देता हूँ। परमिटिविटी और कूलम्स कांस्टेंट के बीच का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली रिलेशन होता है। मतलब अगर परमिटिविटी कहीं पर है तो परमिटिविटी की जगह कूलम्स कांस्टेंट जो है उसके साथ लफड़ा हो जाता है भैया। परमिटिविटी अगर कहीं पे है तो कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू कम पड़ जाता है। कूलम्स कांस्टेंट अगर ये कम है तो ये ज़्यादा हो जाता है, सिंपल सा बात है।
अब परमिटिविटी को आप सिंपली ऐसा समझो कि ये एक तरह का हर्डल है, ठीक है, बस सिंपली। अब कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू अगर कम होता है तो आपको सीधा समझ में आता है कि फोर्स कम होगा, ठीक है, क्योंकि कूलम्स कांस्टेंट का आप अगर एक्सप्रेशन देखोगे तो कूलम्स कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स r²/q1 q2 है ना। तो बाकी सारी चीज़ों को अगर हम इग्नोर करते हैं तो देख सकते हैं कूलम्स कांस्टेंट का जो फोर्स के साथ डायरेक्टली रिलेशन हमारा बन सकता है। ये सारी चीज़ों को फिलहाल हम लोग साइड में रख के देखें तो अगर परमिटिविटी ज़्यादा है तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, वो अफेक्ट करेगा। और अगर परमिटिविटी कम है, ऐसा हम लोग परमिटिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, ठीक, ये उसका सिंबल है परमिटिविटी का, ये सिंबल का नाम ही है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है, इसका नाम है। अब अगर एप्सिलॉन ज़्यादा है तो जो फोर्स है वो हमारा कम हो जाएगा, और अगर एप्सिलॉन कम है तो जो फोर्स है वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ये अब इसको ऐसा समझ लो सिंपली कि परमिटिविटी एक तरह का आपका कोई क्वांटिटी है जो कि बेसिकली हडल क्रिएट करता है। अगर चार्जेस जैसे मीडियम अगर चेंज होता है तो हडल क्रिएट होगा, वहाँ पर वो हडल जो क्रिएट होता है वो परमिटिविटी की वजह क्रिएट होता है। बट इतना सेंस आप समझ लो, इन डिटेल आप इसको पढ़ोगे आगे चल के क्लास 12 है। मैं अभी डिटेल में अगर जाऊँ इस पर डिटेल पूरा एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत टाइम ले लेगा, और मुझे ऐसा लगता है आपको उतना ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है नहीं इसके रिगार्डिंग, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा सवाल आपसे पूछे जाते नहीं है। बस कंसेप्ट बताने के लिए जितना ज़रूरत उतना बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपली परमिटिविटी तरह हर्डल अगर ये है तो फोर्स आपका कम होगा। अब परमिटिविटी के यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स है, वो हम लोग देख लेते हैं बेसिकली थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे वो मैं बताता जाऊँगा तो आपको इसके रिगार्डिंग जो कंसेप्ट है वो और क्लियर होते चले जाएंगे। देखो सबसे पहले लिखो डिफाइन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस का परमिटिविटी क्या है लिखो, लिख लिया द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब वो जो है उसका डिफिनेशन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देखो उसका डिफिनेशन में सिंपली लिखा है द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट लाइक चार्जेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर टू फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द सेम 2 चार्जेस एट सेम डिस्टेंस इन वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री स्पेस, ठीक है। सिंपली हो गया, इट इज़ डिनोटेड बाई एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी का सिंपल आपका एप्सिलॉन है सिंपली। अब इसे हम लोग चेंजिंग करते रहते हैं, एप्सिलॉन के नीचे 0 लगा देंगे, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ेंगे इसको? एप्सिलॉन नॉट, NOUGHT। ये हो गया हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का सिंबल, यानी कि फ्री स्पेस में परमिटिविटी कितनी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका सिंपल मीनिंग आपको समझ में आए कि भाई 2 पॉइंट लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, 2 पॉइंट लाइक चार्जेस हैं Q1 Q2 r डिस्टेंस पर। इसको पहले हमने रखा एयर मीडियम में, फिर सेम यही हमारा 2 पॉइंट लाइक चार्जेस है, सेम डिस्टेंस पर है, इसको हमने रखा था वैक्यूम में आपका। तो एयर में वैक्यूम के मुकाबले कितना ज़्यादा या कितना कम आपका हो सकता है, उन्होंने कहा ना मीडियम चेंज होगा तो हडल क्रिएट हो। हडल कौन क्रिएट करता है? परमिटिविटी क्रिएट करता है। तो यहाँ से हम लोग वही कैलकुलेट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, तो यहाँ से हम लोग सिंपली कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका जो भी हो, अट्रैक्शन और रिपल्सन हो जो भी हो एयर में, डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इन वैक्यूम। सिंपल सा चीज़ है, बस यही हमारा हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सेम इस तरीके से हमारा आता है परमिटिविटी ऑफ, आगे लिखो क्वेश्चन, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम मतलब कोई भी एक मीडियम हो सकता है। यहाँ पर फ्री स्पेस बोला हमने, मतलब वहाँ पर हमने एयर को ले लिया था वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक, ये सिंपल सा बात है। अब एयर हमारा वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितना होगा वो देख लेना है। दूसरा हमारा परमिटिविटी मीडियम हो गया, मतलब उसका डिफिनेशन देखो, देख लेते हैं क्या है। उसने बोला है रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट लाइक चार्जेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर टू फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट लाइक चार्जेस एट अ सेम डिस्टेंस इन एनी मीडियम इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम लोग सिंपली इसी डिनोट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन जो सिंपल है, ये हो गया हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सिंपल कहानी हो गया। अब ये क्या है हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इन एनी मीडियम। किसी भी मीडियम में एयर के रिगार्डिंग आपका, एयर का कंपैरिजन किस में हो गया आपका, कोई भी मीडियम में ले लिया हमने, ये हो गया। मीडियम चेंज होगा तो जाहिर सा बात है चेंज होना ही है। एक लास्ट हमारा है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी, सॉरी लास्ट हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम। तो रिलेटिव परमिटिविटी देखो बोल रहा है इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ
attraction between 2 point like charges at a certain distance in vacuum to force of attraction between 2 point like charges at the same distance in any medium is called relative permittivity or medium. अब ये तो हमारा था परमिटिविटी ऑफ मीडियम. अब हमारे पास है भाई रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी का नाम से समझ में आ रहा है कि किसी से हम लोग रिलेट करके बात करेंगे, किसी का रिलेशन में कि कितना होना है. रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं के से. ये तो ख़त्म हो गया ना, ये हटाओ, इसको यहाँ लिखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर दूसरा नाम है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम. रिलेटिव परमिटिविटी अब रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं के से. ये सिंपली है भाई, इसे हम लोग सिंपली बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन वैक्यूम. वैक्यूम में कितना है, उसके रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम में कितना है आपका. सिंपली हम लोग किसी भी मीडियम का जो है वो हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम में क्या है, तो रिलेटिव परमिटिविटी हो गया. और एयर के रिस्पेक्ट में वैक्यूम में क्या है, या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में एयर में कितना है, ये हमारा आपका हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. देन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम में कितना है, वो हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम. एंड वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम में कितना है आपका फोर्स आपका, वो रिलेटिव परमिटिविटी हो गया. सिंपल कहानी है ना, सिंपल. इसको थोड़ा सा अगर करते हैं, कन्फ्यूज़न आ रहा तो 2 पॉइंट लाइक चार्जेस है, मान लो 2 पॉइंट लाइक चार्जेस आपने लिया, उसको आपने ले जाकर उसको आपने एयर में रखा सेम डिस्टेंस पर, उसमें आपने फोर्स को मेज़र किया. अब उसको आप ले गए वैक्यूम में ले जाने के बाद वही आपने तो वही सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस वैक्यूम में ले गया, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स में चेंजिंग जरूर आएगा, क्योंकि मीडियम का चेंज हुआ है. अब ये मीडियम के चेंज होने पर फोर्स में क्यों चेंजिंग आता है, वो एक क्वांटिटी वहाँ पर एक फैक्टर है, उस फैक्टर का ही नाम आपका परमिटिविटी है. सिंपल क्लियर है. तो वहाँ पे कुछ तो चेंजिंग आया होगा. तो इन दोनों के बीच में जो हम लोग रिलेशन निकालेंगे, जो रेशियो आएगा, उसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं आपका सिंपली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. यही सेम काम एयर में किया, इसके अलावा अदर देन कोई भी मीडियम हो सकता है, वैक्यूम को छोड़ करके. वैक्यूम हो सकता है, फिर कोई भी मीडियम हो सकता है. यहाँ पर हमारा आपका ग्लास ले लो, वाटर ले लो, कोई भी मीडियम, मेटल ले लो, उसमें निकालोगे तो ये आपका आएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम. रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है, वैक्यूम में निकाल के आपने रख लिया कि वैक्यूम में भाई इतना ही होता है. वैक्यूम का अपने को पता चला कि वैक्यूम में इतना ही फोर्स है. अब वही सेम चीज़ को वही सेम स्ट्रक्चर लेके गए किसी भी मीडियम में, उसको निकाल के रेशियो निकाला, तो वो जो रेशियो आता है वो हो गया आपका परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम में. ये सिंपल सा कंसेप्ट है. इतना मुझे उम्मीद है कि क्लियर आपको हुआ होगा. इतना क्लियर हुआ तो बहुत अच्छी बात है. ऐसे ज़्यादा दिमाग को जोर देना है नहीं, क्योंकि इससे एग्ज़ाम्स में ज़्यादा सवाल आएगा नहीं, लेकिन कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए बताना ज़रूरी था, इसलिए बताया आपको. मेन आपको फोकस करना है कूलम्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर, और जो आपको मैंने यूनिट्स बताया कूलम्स कांस्टेंट का उसके ऊपर, वो आपको मेनली ध्यान देना है. एंड एप्सिलॉन का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इसका वैल्यूज़ भी याद रख लेना है. एप्सिलॉन नॉट का एक वैल्यू होता है जो आपके एग्जाम से मोस्टली पूछे जाता है. एप्सिलॉन का नहीं, एप्सिलॉन नॉट का पूछा जाता है. एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का. इसका एक वैल्यू होता है, लिख देते हैं, इसको ले लो, 8.85 इंटू 10 to the power -12. 8.85 इंटू 10 to the power -12 न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2 और कूलम स्क्वायर. मैंने पहले ही बताया ना कूलम्स कांस्टेंट का उल्टा है, तो यूनिट बिल्कुल कूलम्स कांस्टेंट का उल्टा आएगा परमिटिविटी का आपका. बस ये वैल्यू याद कर लो. देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को. ठीक है, कहीं पे कन्फ्यूजन लेक्चर को वापस से देख लो, मैंने सारी चीज़ें बता रखी है अच्छे से. भी सब चीज़ अगर दोबारा से लेक्चर देख लोगे तो वापस से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है. तो इस चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करो. हम लोग बहुत जल्द मिलेगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आगे EMF वगैरह बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पड़ी हुई इस लेक्चर में पढ़ने के लिए. अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए. इस तरह के कंटेंट अभी बहुत आने वाला है, तो अगर पढ़ाई करते रहे. बहुत जल्द मिलेगा अपने अगले लेक्चर में. तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय. एक बात और, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको नोट्स मिलेगा